हेलो गाइस, तो आई होप सब बढ़िया होंगे आप लोग। तो हम लोग ऑलरेडी 2017 MHCT का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ऑलरेडी मैं पार्ट 1 डिस्कस करा चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने 65 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए है ना। तो आज की क्लास में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलो देख लो, पार्ट 2 हमारा है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख सकते हैं और आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए हैं आपके, या आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 66। 66 कहता है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस इक्वेशन क्या होती है? k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस इज योर अरेनियस इक्वेशन। ये बेसिक सी इक्वेशन है, सबको पता है। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कोई? तो नहीं, तो इस टाइप का आपको दिख रहा है। ए ई की पावर माइनस में है तो नीचे चले जाएगा, तो ई की पावर प्लस हो जाएगा ना, ई ए अपॉन आर टी। तो ऐसा ऑप्शन देखो दिख रहा है आपको, k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी सी। यस, तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? याद करो, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको। C डबल बॉन्ड O के किसी भी एक तरफ, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, क्या प्रेजेंट होना चाहिए? CH3 ग्रुप होना चाहिए। अगर या तो इस तरफ या तो इस तरफ अगर CH3 ग्रुप हो जाए तो वो देता है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देख लो, ऑप्शन क्या है? पहला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाओ CH3COH CH3, दिस इज नोन एज द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसका पहली बात देखो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, पर ठीक है, हमें पता है इसका ऑक्सीडेशन अगर हम कर दें तो क्या हो सकता है? CH3C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और यस, बिल्कुल देख रहे हो यहाँ C डबल बॉन्ड O के किसी भी एक तरफ CH3 चाहिए था, पर यहाँ पर तो दोनों तरफ CH3 आ गया, तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो यही आपका क्या देगा? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, कहानी बताई थी ना। बाय द वे आपके पास ये है ऑप्शंस C2H5 C2H5। तो जरा देखो, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि C डबल बॉन्ड O के अक्रॉस यहाँ पर C2H5 है, C2H5 है, CH3 नहीं है। CH3 डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, है ना। अब तुम ये बोलोगे सर C2H5 को ब्रेक करो, CH2 CH3 तो है, पर कहानी है कि CH3 शुड डायरेक्टली अटैच टू दिस C डबल बॉन्ड O। CH3 क्या हो? अगर C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच्ड हो तब क्या होगा? आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। अगर डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, यहाँ देखो CH3CO से डायरेक्टली अटैच नहीं है, है ना, तो यहाँ आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा। बात समझते हो? ओके, तो 67 का आपका आंसर हो जाएगा गाइस ए ही हो जाएगा, क्योंकि ए में आंसर आ गया तो बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वरना आप लोग चेक करना चाहते हो तो बाकी एक बार चेक कर लेना अपने आप। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट 68, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। 68 आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले थर्मोडायनेमिक्स का लॉ आपको पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W। अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, है ना। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो एनर्जी में चेंज कुछ होगा नहीं, मतलब डेल्टा यू क्या होगा गाइस? 0। तो बस इस डेल्टा यू को 0 पुट करो तो Q 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q प्लस W। तो Q कितना आ जाएगा? माइनस W के। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो यस, ए हो जाएगा आपका सीधा सीधा। 68 का ए हो जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस W। वो माइनस W गिवन है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का दिख रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन बोलता है द कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आयोडाइड। इथाइल ब्रोमाइड होगा C2H5Br, इसको आपको करना है इथाइल आयोडाइड C2H5I। ठीक है, यूजिंग सोडियम आयोडाइड NaI इन ड्राई एसीटोन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन? दिस रिएक्शन इज नोन एज, तो इस रिएक्शन को तो सभी जने जानते हो कौन सी रिएक्शन होती है? फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है, हैलोजन कन्वर्जन। ठीक है, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अगर आपको C2H5F करना होता, ठीक है, फ्लोराइड में कन्वर्ट करना होता है और आयोडाइड में कन्वर्ट करना होता है। अगर फ्लोराइड में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन को हम शॉर्ट्स रिएक्शन बोलते हैं, और आयोडाइड में अगर कन्वर्ट करना होता है इस रिएक्शन को हम फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा? शॉर्ट्स भी है, फिंकलस्टीन भी है। तो ध्यान रखना, गलती बच्चे कर सकते हैं, शॉर्ट्स भी बोल सकते हैं। शॉर्ट्स रिएक्शन कब होती है? जब एल्काइल हैलाइड को हम एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, दैट इज द AgF की प्रेजेंस में, है ना। दैट रिएक्शन इज नोन एज द सॉल्ट रिएक्शन। और आयोडाइड बनाते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ऐसा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो 69 का हो जाएगा बी। ओके, 70 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 70 बोल रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन फुलरेंस। तो बेसिक क्वेश्चन sp2, बकी बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है फुलरेंस का, अगर आप लोगों ने देखा है, बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पूरा नहीं बना रहा हूँ मैं। तो एक कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? उसके अंदर sp2 होती है ना। तो 70 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, अपना आंसर चेक कर लो। ये मैंने तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट बताया तुम्हें। डायमंड का होता है, डायमंड के अंदर होता है क्या? sp3, और ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस के अंदर होता है
क्या sp2, sp2 ग्रेफाइट एंड फुलरेंस के अंदर भी क्या होता है sp2 एंड डायमंड के अंदर sp3। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। ओके तो 70 का हो गया गाइस सी, दैट इज sp2। ओके नाउ 71 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में क्या यूज करते हैं, क्लोरमफेनिकॉल, बिथिनॉल, सिमेटिडाइन या क्लोरोडाइजोपॉक्साइड। ठीक है, तो डेफिनेटली आंसर डायरेक्ट एंटीसेप्टिक के तौर पे हम किसका यूज़ करते हैं, बिथिनॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है बेसिक सा। तो बिथिनॉल का मतलब एंटीसेप्टिक्स के अंदर आपकी किताब में एग्जाम्पल दे रखा है बिथिनॉल। ठीक है, बाकी कहाँ यूज़ करते हैं वो आप लोग अपने आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो 71 का हो जाएगा गाइस बी, दैट इज बिथिनॉल। ठीक है, ओके 72 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप, एंटीसेप्टिक समझते हो ना क्या होता है, जो प्रिवेंट करता है द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और किल देम, दैट इज नोन एज द एंटीसेप्टिक। तो बिथिनॉल का यूज़ करते हैं। ठीक, ओके क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन 72 हो 71 का हो गया बी, 71 का हो गया बी। 72 कहता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 72 बोल रहे हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाना है आपने लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस में। ठीक है, लेड चैम्बर प्रोसेस से आपको बनाना है। व्हाट सब्सटेंस इज यूज एज अ कैटलिस्ट, तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO का यूज़ करते हैं गाइस। बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है और पता ही रहता है, मैंने बता भी रखा था ये। आई थिंक 2018 का जब पेपर हमने सॉल्व किया था तब भी मैंने डिस्कस किया था। लेड चैम्बर में NO होता है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 का यूज़ करते हैं ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में भी लेड चैम्बर पूछा था 2018 वाले पेपर में, और 17 में भी लेड चैम्बर ही पूछा जा रहा है। तो लेड चैम्बर प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और कॉन्टैक्ट में किसका यूज़ करते हैं, अगर हमारा बाय द वे क्वेश्चन में तुम्हारे कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। ठीक है, ये भी ऑप्शन दे रखा है, देखो बी ऑप्शन यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, सी ऑप्शन यूज़ करते हैं लेड चैम्बर में। फिलहाल आपसे लेड चैम्बर है तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 72 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, ओके नाउ 74 क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सॉरी 73 नहीं 72, 73 नहीं सॉरी 72 का हो जाएगा आपका सी, 72 का क्या हो जाएगा सी, 73 नहीं 72 का हो जाएगा सी। नाउ 73 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द करेक्ट चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन K3 FeCN6। इसमें पूछ रहा है कि Fe में चार्ज क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो निकाल लो। तो देखो इसमें टोटल एक में +1 है, टोटल +3 होगा, तो इसके कारण समझ लो पोटेशियम में +1 होता है, 3 पोटेशियम है, 3 के कारण +3 होगा, तो इसके ऊपर ओवरऑल -3 होगा। तो सबसे पहले इसमें चार्ज निकाल लो, तो x -6, क्योंकि एक CN का -1 तो 6 का -6 इक्वल्स टू जो इसके ऊपर है -3, तो x इक्वल्स टू -3 + 6, तो कितना आ गया +3। तो चार्ज तो आ गया गाइस इसका +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है कितना है 6, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है +3 6 यस बी। तो 73 का आंसर हो जाएगा इस बी। ठीक है, तो 73 का हो जाएगा बी। ओके 74 क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगेन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, पहला ही ऑप्शन है, पहला ही आंसर है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज या हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, सॉरी ईथर नहीं ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो गया, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया, है ना, ये हमने क्लास में डिस्कस करा है और आप लोगों ने भी डिस्कस करा होगा। बहुत बेसिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जाम्पल्स भी। तो दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आपका 74 का ऑप्शन हो जाएगा गाइस ए। ठीक है, आप लोग अपने अपने मिला लें आंसर, सही है कि गलत है। ओके नाउ नेक्स्ट 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन बोलता है आप लोगों के लिए, द अमीन विच रिएक्ट विथ पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड टू गिव क्लियर सॉल्यूशन विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव इनसॉल्युबल कंपाउंड इज। तो ये पता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वाला टेस्ट है, और ये कौन सा अमीन देते हैं, 1 डिग्री अमीन देते हैं। कौन से अमीन देते हैं, 1 डिग्री अमीन। तो चेक कर लो, तो कौन सा है, ए है आपका C2H5NH2, बी है NH, सी ऑप्शन दे रखा है आपको C2H5 3N, और डी ऑप्शन दे रखा है CH3NH C2H5। ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन पे तो यही दिख रहा है आपको 1 डिग्री अमीन। ये कौन सा है, 2 डिग्री का हो गया, ये कौन सा हो गया 3 डिग्री का हो गया, कौन सा हो गया 2 डिग्री का हो गया, है ना। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ही हो जाएगा। 1 डिग्री अमीन ये टेस्ट देते हैं। ओके
क्वेश्चन नंबर 76 समझना गाइस, एकदम सीधा सा टेस्ट के ऊपर का क्वेश्चन है कि कौन सा अमीन ये वाले टेस्ट या फिर ये वाली रिएक्शन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहे हैं द वर्क डन ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 9 × 10⁻² किलोग्राम इथेन एट 300 केल्विन इज ओके। तो C2H6 का पहले कंबशन करवाते हैं, C2H6 का कंबशन करवाने वाली रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो C2H6 प्लस O2 टू गिव CO2 प्लस 3H2, बैलेंस कर लेते हैं ऑप्शन 4 5 6 7 7/2 हो गया। ठीक है, गैस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वर्क डन कितना होता है, डेल्टा P डेल्टा V होता है, पर प्रेशर और वॉल्यूम तो गिवन नहीं है तो उसको हम डेल्टा NRT बोल सकते हैं ना। अब डेल्टा N निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विच इन गैसियस स्टेट। याद है ना, ये कौन से काउंट करते हैं, जो गैसेस और एक्वस वाले होते हैं वही काउंट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रोडक्ट के कितना, ये तो काउंट होगा नहीं क्योंकि लिक्विड स्टेट में ये काउंट होगा 2 माइनस यहाँ पर ये दोनों काउंट होगा। कितना हो जाएगा रिएक्टेंट में 1 + 7/2, इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 9/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया 2 और 4, सॉरी ये माइनस आता है ना, W क्या होता है माइनस P डेल्टा V, और माइनस P डेल्टा V की जगह हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा NRT लिख सकते हैं, ये पता है सभी को। कितना हो जाएगा 4 माइनस 5/2 डेट इज माइनस 2.5। ठीक है, तो डेल्टा N की वैल्यू आ गई माइनस 2.5, और R और T की वैल्यू देखो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। R की वैल्यू 8.314 है ना, और टेम्परेचर गिवन है 300, 8.314 और टेम्परेचर हो गया 300। समझे, डेल्टा N निकाला हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो गैसेस फॉर्म में होते हैं उन्हीं को लेते हैं। ओके ये प्लस हो गया, तो 2.5 × 8.314 × 300 आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। 2.5 × 8.314 × 300 ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। कितना है 623 जूल्स में आ जाएगा। इसको किलो जूल में करने के लिए 3 पॉइंट पीछे कर सकते हो, किलो जूल्स आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 6.235 किलो जूल्स। पर ये कितने के लिए आया गाइस, ये देखो 1 मोल के लिए आया, इसके आगे कितना लिखा है 1 मोल के लिए। ठीक है, अभी आंसर नहीं है हमारा, मतलब 1 मोल के लिए आपका कितना आ गया है 6.23 किलो जूल्स आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कितने के लिए पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 9 × 10⁻² किलोग्राम इथेन। ठीक है, मतलब इथेन कितनी है, और इथेन का वेट दे रखा है, नंबर ऑफ मोल यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला सबको पता है। वेट कितना दे रखा है 9 × 10⁻, कहाँ गया क्वेश्चन, 9 × 10⁻² किलोग्राम दे रखा है। इसको ग्राम में कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और इथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, कितना हो गया 12 × 2 + 6 है ना, 24 30 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया -2, ये कट गया, तो कितना आ गया 90/30 दैट इज 3 3 9। तो देखो 3 मोल आपसे, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ रहा है, वेट दे रखा है, पर ये तुमने किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाला, 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला है। तो तुम इस वेट को नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलर वेट पुट करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया मैंने उसको, और डिवाइड बाय मोलर वेट करोगे तो कितना जाएगा उसके नंबर ऑफ मोल्स। मतलब हमारे पास कितने मोल्स हैं, 3 मोल हैं, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मोल के लिए आया है, 1 मोल के लिए आया है। तो भाई 1 मोल के लिए अगर इतना है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई 3 मोल के लिए कितना होगा, समझ लो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ रहा है कि इतने वेट के लिए कितना होगा, तो हमने उस वेट को क्या करा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। समझ लो ना, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 9 × 10⁻² किलोग्राम के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगी, कितना वर्क डन चाहिए होगा। तो मैंने उसको करा क्या, इस वेट को मोलर वेट से डिवाइड करके मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मैं एक लॉजिक लगा चुका हूँ। मैं ऑलरेडी यहाँ पर देखो 1 मोल है ना, तो मैं 1 मोल के लिए वर्क डन निकाल चुका हूँ। तो मैंने इसलिए इसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके मोल निकाले, और मैंने निकाले कि भाई कितने मोल के लिए बात करी जा रही है, 3 मोल के लिए। तो 1 के लिए अगर इतना होगा, 3 के लिए कितना होगा, इतना इंटू 3 हो जाएगा, या फिर सिंपल है x कर लो, और हमें पता है रेशोज इक्वल होते हैं, तो x कितना आ जाएगा 6.23 × 3, तो 18.69। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 18.69, तो 17 का यस, नियर अबाउट 18.7 बोल सकते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा आपका 76 का सी, है ना, सी ऑप्शन दिख रहा है, 76 का हो जाएगा गाइस आपका सी, आप लोग चेक कर लें। ठीक है, 18.71 है, हमारा 18.69 है, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ओके गाइस, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बेसिक क्वेश्चन है, आपको केवल ये ध्यान रखना है W का फॉर्मूला सबको पता है, माइनस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पर पी डेल्टा वी गिवन नहीं था, इसलिए मैंने पी डेल्टा वी को डेल्टा एनआरटी कर दिया। डेल्टा एन कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और वही वाले काउंट होते हैं जो गैसेस और एक्वस में होते हैं। ठीक है, डेल्टा एन निकाला हमने, देखा कितना आ गया, इतना आ गया। अब ये कितने के लिए है? 1 मोल के लिए। क्वेश्चन में कितना बोला था? इतने के लिए पूछा था, तो इसको मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? डिवाइड बाय मोलर वेट से। ठीक है, तो 3 मोल है, तो 3 मोल के लिए कितना होगा, निकाल लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है आपका? व्हाट टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डीएनए? तो ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 77 का, सी हो जाएगा। D2 डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट होता है। एंड 78 क्या बोलता है? द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया दे दिया इन्होंने, जिसका वेट गिवन है 15.2 ग्राम, मोलर मास गिवन है इसका 60, डिजॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। मोलैलिटी निकालनी है, सॉरी स्मॉल है। डिजॉल्व इन वेट कितना दे रखा है सॉल्वेंट का? 150 ग्राम। तो आपको फॉर्मूला पता है मोलैलिटी का क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये फॉर्मूला पता है मोलैलिटी का आप लोगों को। तो वेट कितना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, वेट अपॉन मोलर वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट कितना है 15.2, मोलर वेट है 60, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है? ग्राम में। तो इसको किलोग्राम, और फॉर्मूले में किलोग्राम में चाहिए होता है ना, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग अपना सॉल्व करें। 15.2 डिवाइड बाय 60, ये आ गया आपका 0.253, और ये आ गया आपका नीचे आ जाएगा 15 डिवाइड बाय, अगर 100 कर देता हूँ कितना आएगा? 0.15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा? 0.253 डिवाइडेड बाय 0.15, तो आ जाएगा गाइस 1.68। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? यस, पहला ही ऑप्शन है 1.68 मोल पर केजी, तो मतलब 78 का हो जाएगा ए। ठीक है, चेक कर लें आप लोग, 78 का ए। ओके, नाउ नेक्स्ट 79 क्वेश्चन, द एसिड विच कंटेन बोथ OH एंड COH ग्रुप। ऐसा कौन सा एसिड है इसके अंदर OH एंड COH ग्रुप आता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, डी ऑप्शन, सैलिसिलिक एसिड। रीमन टीमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन के अंदर हमने बनाया होगा ये वाला एसिड। इस एसिड को क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। एक ऐसा एसिड जिसके अंदर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, COH ग्रुप भी प्रेजेंट है ना? सैलिसिलिक एसिड, एकदम सीधा सा आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर एंड कोलबेज रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन हमने देखी हुई है। तो क्या आ जाएगा गाइस? सैलिसिलिक एसिड। थैलिक एसिड के अंदर COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, केवल 2 COH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बाकी एसिड्स आप लोग देख सकते हैं अपने आप। ठीक है, तो 79 का हो जाएगा इस डी ऑप्शन, सैलिसिलिक एसिड। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इस वाले पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है? 80 बोल रहा है आपका, आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच फॉस्फोरस एक्सिस्ट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला दे रखा है H3PO3, सेकेंड दे रखा है आपको H3PO2, H4P2O5। चलो इतने, ये वैसा आंसर मुझे पता है क्योंकि बहुत बार कर चुका हूँ मैं क्वेश्चन, तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो देखो +3 फॉस्फोरस का निकालना है, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या बोल देंगे? -2, तो 3 2 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो जरा बताओ x कितना आया? +3 आ गया। देखो इसमें देखो +3, इसको बोल दो +x, जो निकालना है उसको x बोल देते हैं, और ये ऑप्शन का -2, 2 का -4, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0, तो x -1 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया? +1। यही आपसे पूछ रहा है कि बताओ किस एसिड के अंदर कौन से, आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो H3PO2 के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। समझ आ रही है ना बात? हाइड्रोजन का 1 का +1, 3 का +3, फॉस्फोरस का x क्योंकि निकाल रहे हैं हम लोग, और ऑक्सीजन का -2 1 का, तो 2 का कितना होगा? -4, तो +3 + x -4 इक्वल टू 0, तो x -1 इक्वल टू 0, तो x आ गया +1। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये है गाइस 80 क्वेश्चन। 80 का आंसर क्या हो जाएगा? इस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बचे हुए 20 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।